तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। ठीक है, किस तरीके से मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करता है, इसको जरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को, जैसा कि पिछले डिस्कशंस में समझाने का मैंने ट्राई किया था, हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो डुएट कंप्लीट करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। डुएट का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना, और ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। तो ये टेंडेंसी हर एक एटम में पाई जाती है, क्योंकि अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ये कैसे पता चला, तो कुछ इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने पे पता चला। जैसे ये हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 है, नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,8 है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,8 है। सो ये सारे गैस ऐसे गैसेस हैं, गैसेस के एटम हैं जो कि इनर्ट है, यानी कि पूरे तरीके से स्टेबल है। ये दूसरे किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शंस या बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। सो इन्हीं का स्टडी करके हमने ये पता लगाया कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये टेंडेंसी पाई गई कि हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और इसी चक्कर में एक मेटल एटम एक नॉन मेटालिक एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है या रिएक्शंस करता है। जैसे कि सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो पाओगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, वही क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 287। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या करना चाहेगा, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। ठीक है, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, तो नियॉन के जैसा हो जाएगा। और क्लोरीन क्या चाहेगा, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के एटम के जैसा हो जाएगा 288। और इस सिचुएशंस में सोडियम और क्लोरीन दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। बट जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये अब एटम नहीं रह पाएगा, इसको अब हम लोग कहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 11 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। तो इस कारण से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इसका, 17 है। और इस तरीके से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन एटम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आने के कारण इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड करके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एक नॉन मेटल एक मेटल के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है या रिएक्शंस करता है। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस हो रहा है, इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था। और डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम को अगर डॉट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग क्या दिखाते हो, तो उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर कोई बोले तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से क्लोरीन का अगर डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से अगर इसके बीच के बॉन्डिंग को दिखाना है और किस तरीके से सोडियम क्लोराइड बन रहा है इसको दिखाना है, तो आप डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेगा, और इस कारण से सोडियम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को पाएगा जैसे ही, तो इस पे क्या आ जाएगा,
एक क्रॉस और ये एक डॉट, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल नॉन मेटालिक एटम के साथ में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं या रिएक्शंस करते हैं। मैग्नीशियम का भी एक केस ले सकते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 282। और ये क्लोरीन के साथ अगर बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन के 2 एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज करना है। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? एक स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्लोरीन के कितने एटम चाहिए? तो क्लोरीन के 2 एटम चाहिए होगा, क्योंकि ये क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होके ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? और तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और दूसरा क्या है, और एक क्या कर लेगा, ये ले लेगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? तो ये 2 2 4 2 6 और एक 7 और ये एक 8। और इस तरीके से कितने आयंस होंगे? 2 आयंस होंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से एक मेटालिक एटम एक नॉन मेटालिक एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है। और इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। हाँ बताओ। हाँ, बॉन्डिंग कहेंगे, बॉन्ड बना रहा है। हाँ, क्या क्या नहीं क्वेश्चन आएंगे, आएगा, देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो पता चलेगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का केस अलग है। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। उसके बारे में अलग कहानी है। अभी तो हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो इस तरीके का बॉन्डिंग जो भी कंपाउंड बनाता है, उस बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और कोई पूछे कि आप आयनिक बॉन्डिंग से क्या समझते हो, या व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्डिंग, तो कहोगे आयनिक बॉन्डिंग इज सच ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग in which atom loses the electron and non-metallic atom gain the electron, and due to this that bonding is created is known as ionic bonding. So ionic bonding इस तरीके से एटम के इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने के कारण फॉर्म होता है। और आयनिक बॉन्डिंग के कारण जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उनका उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होंगे और हार्ड होंगे। और जनरली ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इस कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई होता है। सॉलेबिलिटी क्या? ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि जो आसानी से टूट जाए। जैसे आपका डायमंड है, इतना बड़ा डायमंड है, गिराओगे टूट जाएगा, क्या है? ब्रिटल है। नाई की कांची है, ऊपर से ड्रॉप कर दो टूट जाती है। आयरन नेल ड्रॉप करोगे टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, तो वो ब्रिटल नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट चीजें जनरली ब्रिटल नहीं होती है, हार्ड चीजें क्या होती है? ब्रिटल होती है। ठीक है, सॉलेबिलिटी देखो। So generally ionic compounds are soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, इन सब में क्या है? insoluble होता है। Conduction of electricity, ionic compound conduct electricity in molten state and solution form but not in solid state। क्या करेंगे? तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में और सॉल्यूशन के स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। याद रखना है, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी भी गई है। ठीक है, अगर आप देखोगे सैंपल पेपर में तो आपको ये मिलेगा कि पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा गया, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, लिख दोगे? याद रहेगा तो लिख दोगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब क्या है कि हमारा जो मेटल है ये हमारे नेचर में पाया जाता है।
अब नेचर में कहाँ पाया जाएगा, तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हैवियर है ना, जो चीज जितनी भारी है वो नीचे में है, जो हल्की चीजें हैं वो क्या है, ऊपर है, जो सबसे हल्की गैस है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, जो उससे भारी गैस है वो उसके नीचे है। और मेटल में भी वो जो हैवियर मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे नीचे है, और जो लाइटर मेटल है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट में ऊपर है, ठीक है। तो कुछ मेटल क्या है, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सो वो नेचर में किस स्टेट में मिलेंगे, कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेंगे। बट कुछ मेटल हमारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस कारण से, प्लीज सम्राट इधर देख लो, इस कारण से वो नेचर में क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड हमें नेचर में कैसे मिल जाएगा, फ्री स्टेट मिल जाएगा। प्लेटिनम हमें क्या मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा। सिल्वर हमें किस स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा। बट रिएक्टिव मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जिंक किस फॉर्म में मिलेगा, तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, जिंक सल्फाइड के भी फॉर्म में मिल सकता है, जिंक ऑक्साइड के भी फॉर्म में मिल सकता है। सो रिएक्टिव मेटल जनरली नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो हमारे नेचर में किस स्टेट में मिलेंगे, तो फ्री स्टेट में मिलेंगे। बट नेचर में कहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। तो अर्थ क्रस्ट से मेटल के निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मेटल एक्सट्रैक्शंस। सो अकरेंस के बारे में पता चल गया कि मेटल कहाँ पे मिलेगा, तो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। किस स्टेट में मिलेगा, तो फ्री स्टेट में मिल सकता है और कॉम्बाइंड स्टेट में मिल सकता है। बट फ्री स्टेट में वही मेटल मिलेगा जो लिस्ट रिएक्टिव है। मोस्टली मेटल हमें क्या मिलते हैं, कॉम्बाइंड स्टेट में मिलते हैं। सो मेटल का हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अब मेटल एक्सट्रैक्शन में कुछ टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे, उस टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहला टर्म्स है हमारा मिनरल्स। सो मिनरल्स क्या है, तो कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड which occur naturally in the earth crust are called minerals। तो एलिमेंट और कंपाउंड नेचर में जो नेचुरली जिस फॉर्म में पाए गए हैं अर्थ क्रस्ट में, और आप जब निकालोगे किसी भी अर्थ क्रस्ट से अगर मेटल को निकालोगे तो उसमें क्या होगा, क्ले होगा, मिट्टी होगा, रॉक के पार्टिकल्स होंगे, सैंड के पार्टिकल्स होंगे, इतना तो चीजें मिले ही होगी। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करेंगे, रॉक के पार्टिकल हटाएंगे, क्ले के पार्टिकल हटाएंगे, सैंड के पार्टिकल हटाएंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिलेगा। मेटल या तो फ्री स्टेट में होगा या कॉम्बाइंड स्टेट में होगा। फ्री स्टेट में होगा तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट अगर कॉम्बाइंड स्टेट में होगा तो उसका क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शंस करना पड़ेगा हमें। समझ में आ रही बात, आपको गोल्ड खदान में यूं ही मिल जाता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। सिर्फ उसको क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी अलग कर देते हैं, कंकड़ अलग कर देते हैं, ठीक है ना। एक रिवर है रांची में, स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। वहां पे कहते हैं कि सोना क्या है ना, बह के आता था, जहां से भी उसका सोर्स हो, इसी कारण से उसका नाम लिखा गया है स्वर्ण रेखा। अभी भी जाओगे तो गांव के लोग क्या करते हैं, पानी को छानते रहते हैं, ठीक है। एक जाल लेके पानी के आगे लगा देते हैं और बहुत बारीक जाल होता है, ठीक है, जिसमें छोटा सा भी अगर कंकर हो तो फंस जाएगा। तो उधर से जो भी कह लो कि सोना बह के आता है वो उसमें कलेक्ट कर लेते धीरे धीरे। बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं होता है, बहुत छोटा सा दाना, ऐसे कर लो कि चावल के दाना के बराबर दाना कलेक्ट होता है पूरे दिन भर में। बट चावल के दाना के बराबर भी जो सोना है उसका दाम क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। 10-20 हजार रुपए तो मान के चलो ये हो जाएगा। 10-20 हजार रुपए एक दिन का कमा लोगे तो 30 दिन में आप कैलकुलेट कर सकते हो, उतना तो मैथ्स आता ही होगा, समझ जाओ। तो वो क्या करते हैं, छानते हैं उस पानी को और उसको बारी बारी से छान के इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कोई इसमें शाइनी पार्टिकल्स है कि नहीं, पीले रंग का, उसको धीरे धीरे कलेक्ट करते रहते हैं। तो दिन भर में छोटा मोटा इतना सा सोना वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो सोना के अंदर में क्या है, उसमें सैंड वगैरह होता है, अलग कर लेते हैं फिर हो जाता है, ठीक है। बट वही आपको कैल्शियम या जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है तो जिंक और कैल्शियम हमारा क्या होगा, कॉम्बाइंड स्टेट में जाएगा। तो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग कैल्शियम को अलग करते हैं, जिंक को अलग करते हैं। ये सारा क्या है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन है। हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट क्यों करें, क्योंकि मेटल का यूज है, ठीक है ना, उससे हम लोग कमाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो मेटल एक्सट्रैक्शन पे काम करती है, मेटल की खुदाई करती है, मिनरल्स निकालती है और मिनरल्स से फिर मेटल को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। तो हर एक मिनरल्स में परसेंटेज ऑफ मेटल हाई नहीं होता है, तो हर एक मिनरल से आप प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। आपने मान लो कि ड्रिलिंग किया अर्थ क्रस्ट में, ड्रिलिंग करके आपने मिनरल्स निकाला, तो ड्रिलिंग करने में सारा प्रोसेस लगाने में आपने मान लो कि 10 लाख रुपए खर्च कर दिए,
बट मेटल जो उससे निकल गया है उसको बेचने गए तो 5 लाख रुपए ही मिला। तो ऐसा इंडस्ट्री आप बैठाओगे क्या? 10 लाख खर्च करो और 5 लाख पाओ। तो हम लोग पहले सर्वे करा करा के ये पता लगाते हैं कि कहाँ के मिनरल्स में सबसे ज्यादा मेटल है। अगर परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा है तो उससे एक्सट्रैक्शंस क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मिनरल्स जिसके थ्रू हम लोग प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। सो बेसिकली ओर is such a type of minerals by which we can extract the metal profitably, ठीक है। such type of minerals are called ore. so basically ore भी क्या है? एक minerals ही है, बट इस मिनरल से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरीके के मिनरल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? ओर कह देते हैं। अब एक टर्म आ जाता है गैंग। गैंग क्या है? तो जो भी ओर में इंप्यूरिटीज अवेलेबल होती है उन सारी इंप्यूरिटीज को हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे गैंग के कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? तो क्ले आ जाएगा, ठीक है, रॉक के पार्टिकल्स आ जाएंगे, सैंड के पार्टिकल्स आ जाएंगे, दीज आर कॉल्ड गैंग्स, ठीक है। लिखा हुआ भी, गैंग्स इज द impurities present in the ore like rock particles, sand particles and clay particles. इन particles को हम लोग क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक टर्म है गैंग। याद रखना, वो गैंग नहीं, मारपीट करने वाला गैंग नहीं, ये इम्प्यूरिटीज वाला गैंग है। समझ? हम लोग भी तो गैंग बनाते हैं बचपन में। अरे भाई आ जाइयो, आज आज उसे हिसाब किताब बराबर कर लेना है भाई। बहुत उसने मेरे को कल बहुत भरा बुला कर दिया, आज उसकी बारी है, ठीक है। तो वो वाली गैंग नहीं है, ये कौन सी गैंग है? इम्प्यूरिटीज वाली भी गैंग है, और वो भी गैंग इम्प्यूरिटीज ही होता है उसमें ज्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, मेटल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं मेटल एक्सट्रैक्शंस में। एक है वेरी रिएक्टिव मेटल, दूसरा है मिडिल रिएक्टिव मेटल, और तीसरा है लिस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मिडिल रिएक्टिविटी में कौन से मेटल आ जाएंगे? लिख दिया है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। लिस्ट रिएक्टिव में क्या है? सिल्वर और गोल्ड। और जो वेरी रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये तो हमारा नेचर में क्या मिलेगा? फ्री स्टेट में मिलेगा, यानी कि गोल्ड में कुछ भी नहीं होगा। गोल्ड अगर खुदाई करोगे नीचे तो मिलेगा, बट ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा। सिर्फ निकालोगे, उसको क्या करोगे? उसमें से क्ले सैंड को अलग करोगे और प्योर गोल्ड आपको मिल जाएगा। बट अगर आप जिंक की खुदाई करो, आयरन की खुदाई करो, लेड की खुदाई करो, कॉपर, मरकरी, तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। जिंक आपको जिंक के फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, या जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। आयरन किस फॉर्म में मिलेगा? तो आयरन कार्बोनेट में भी मिल सकता है, आयरन सल्फाइड के भी फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम, पोटेशियम किस क्लोराइड के फॉर्म में मिल सकता है। तो हमें अलग अलग मेटल का वे ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला है इनरिचमेंट ऑफ ओर। जो ओर आपने खुदाई करके निकाला है, अर्थक्रस्ट से निकाला है, उसके अंदर में जो भी गैंग्स अवेलेबल है, पहले उसको अलग करना। अलग अलग मेथड्स है, हैंड पिकिंग है, वॉशिंग है, ठीक है। इन सारे मेथड्स के डिटेल में हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। सो बेसिकली दीज आर द फिजिकल मेथड बाय विच यू कैन सेपरेट द मिनरल्स और ओर फ्रॉम द गैंग्स। गैंग से आप मिनरल्स को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ओर को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ओर बोलो चाहे मिनरल्स बोलो, अगर एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं तब उस मिनरल्स को हम लोग ओर कह लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। तो ओर से गैंग को अगर हटा लिया तो इसको कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर क्या हो गया? अभी इनरिच हो गया, जो भी इंप्योरिटीज है हट गई। उसके बाद क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो एक्सट्रैक्टेड मेटल है उसको रिफाइन भी करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप के रिफाइनिंग के भी वे है, बट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इसी रिफाइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। एक फ्लो चार्ट है, अगर इसको ढंग से हम लोग समझ लें तो एक्सट्रैक्शंस हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वे ऑफ एक्सट्रैक्शंस है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशंस करते हैं। सबसे पहले ओर निकाला अर्थ क्रस्ट के अंदर से, ओर के अंदर में सैंड, क्ले, रॉक के पार्टिकल से सेपरेट किया। इसके बाद हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। फिर देखना है ये जो ओर मिला है ये हाईली रिएक्टिव मेटल का है, या मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल का है, या लिस्ट रिएक्टिव मेटल का ओर है। तो अगर ये जो ओर है ये हाईली रिएक्टिव मेटल का है, जैसे सोडियम का ओर है, तो सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा? सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। तो सोडियम कैसा मेटल है? हाईली रिएक्टिव है। अब इसको सोडियम को क्लोरीन से क्या करना है? अलग करना है। कैसे करेंगे?
तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर को क्या करेंगे, भट्टी में, ठीक है, फर्नेस में हम लोग मेल्ट करेंगे, ठीक है। इसको क्योंकि ओर कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है या नहीं, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई होगा। आप स्टोव पे चाहेंगे इसको गर्म करके मेल्ट कर ले, मेल्ट होगा क्या? आयरन को स्टोव पे चाहे मेल्ट करना होगा, बट आयरन की जो इंडस्ट्री है, जो स्टेनलेस स्टील बनाती है या आयरन की वायर बनाती है, वो आयरन को मेल्ट कर देती है, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे करके उठा के ऐसे आयरन गिराएगा, ऐसे आयरन गिरता हुआ आपको दिखेगा। तो फर्नेस में होगा, भट्टी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम लोग किसी भी मेटल को मेल्ट कर सकते हैं या किसी भी कंपाउंड को मेल्ट कर सकते हैं, बट इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा मेल्ट करेंगे तो आयरन का वेपर भी बन जाता है, ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के अगर आपके पास ओर है तो इस ओर को हम लोग क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है। तो मेल्ट करने के बाद जो ओर मिलेगा वो ओर किस फॉर्म में होगा, मोल्टेन फॉर्म में बना जाता है, मेल्ट से बना है मोल्टेन। सो मोल्टेन फॉर्म में आपको क्या मिल गया, ओर मिल गया, पिघले हुए ओर के फॉर्म में मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके एक जार में रख लिया, ठीक है। अब इस जार में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। तो जो टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो सोडियम कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, सोडियम आयंस यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, यहाँ से क्या करेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा सोडियम इलेक्ट्रोड पे जाके इस कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरीके से मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, या कह सकते हैं यहाँ से हम लोग क्लोरीन से इसको सेपरेट कर लेंगे और इस तरीके से प्योर सोडियम आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया, फिर से आगे चलो। अब क्या है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अगर मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है, जैसे कि आपका जिंक है, जैसे कि मरकरी है, ये सारे क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है। अब अगर इनका ओर मिला है तो 2 तरीके का इनका ओर हो सकता है, या तो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा। तीसरे तरीके का भी हो सकता है, ऑक्साइड के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारा जिंक कार्बोनेट के भी फॉर्म में मिल सकता है, जिंक सल्फाइड के भी फॉर्म में मिल सकता है और जिंक ऑक्साइड के भी फॉर्म में मिल सकता है। तो अगर मान लो कि जिंक हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसका कैल्सिनेशन करते हैं। जिंक अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। बट जिंक हमारा सल्फाइड के फॉर्म में है, जिंक सल्फेट, तो इसका करते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही हीटिंग प्रोसेस है, बट दोनों में अंतर क्या है भाई, अगर हीटिंग दोनों ही प्रोसेस है तो दोनों का नाम क्यों अलग अलग है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा। तो कहते हैं कैल्सिनेशन वो हीटिंग प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एयर के एब्सेंस में होता है या लिमिटेड एयर में होता है। इस तरीके के हीटिंग प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। बट जो एयर के प्रेजेंस में हीटिंग होता है उसको रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को रोस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि रोस्टिंग हम लोग करेंगे जिंक सल्फाइड का, मगर जिंक कार्बोनेट का क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है। दोनों से रिजल्ट एक ही मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जिंक कार्बोनेट भी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिंक सल्फाइड है तब भी ये जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गुंजा, चलो। अब क्या करना है, इस मेटल ऑक्साइड को, अगर मेटल ऑक्साइड का में है, अगर जिंक ऑक्साइड है तुम्हारे पास ZnO है, तो डायरेक्टली इस स्टेप पे चले जाओ, बीच का स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब मेटल ऑक्साइड का अगर हम लोग रिडक्शन कर दें तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है या नहीं होता है, होता है ना। सो जैसे ही मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करेंगे, कार्बन से जनरली रिड्यूस करवाया जाता है क्योंकि कार्बन का दाम भी कम है, इसलिए अवेलेबल भी है, इसलिए कार्बन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे ही रिड्यूस करवाएंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा,
फिर मेटल को प्यूरिफाई करना पड़ता है। समझ में आ गई बात है यहाँ तक? तो मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल को इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब चले आते हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जरा इसको समझते हैं। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जनरली इसका जो ओर होगा सल्फाइड के फॉर्म में होगा। सीधा रोस्ट करो, रोस्ट करते ही आपको मेटल मिल जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसमें जो सल्फाइड के आयंस होंगे वो निकल जाएंगे और इस तरीके से मेटल मिल जाएगा। और मेटल को आप क्या करना है, रिफाइन कर लेना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है और जो लेस्ट रिएक्टिव मेटल है इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, समझ में आया? बट अगर ये फ्लो चार्ट याद है तो आप किसी भी रेंज के अगर मेटल हो उसका एक्सट्रैक्शन मेथड तो आप लिख ही लेंगे। अब वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे इसी टॉपिक को। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एक्सट्रैक्शंस में यूज होंगे उनके डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन सबसे पहले हम लोग लिस्ट रिएक्टिव मेटल वाले को देख लेंगे, फिर मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, फिर हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या प्रोसेस है? तो मैंने बताया कि रोस्टिंग इज ए हीटिंग प्रोसेस बट इट टेक प्लेस इन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। द सल्फाइड ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is called roasting. तो बोलेंगे अगर पूछे कोई कि रोस्टिंग क्या है, तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस of heating, it is a heating process which take place in the presence of air. ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या है? तो कैल्सिनेशन is also a heating process but it take place in the limited amount of air. ठीक है, in the limited air या in absence of air. ठीक है, so the carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. The process is called calcination. रिडक्शन तो जानते ही हो। द मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहला एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। सो मेटल विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड रोस्टिंग। मरकरी जो है, मरकरी का एक और है सिनेबार, याद रखना है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है सिनेबार किसका और है, तो मरकरी का और है। ठीक है, अब ये जो मरकरी का जो सिनेबार और है इसका जो केमिकल फार्मूला है HgS है, यानी कि मरकरी सल्फाइड है। ठीक है, बाय हीटिंग, इसको जब हीट करेंगे बाय द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, when it is heated in the presence of oxygen it first converted into mercuric oxide and on further heating it reduced to mercury। तो मरकरी सल्फाइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें मरकरी मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉपर का भी होता है, कॉपर हमारा लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो कॉपर सल्फाइड को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, फिर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग फर्दर हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं? चलो हाँ, फर्स्ट वाले का सल्फाइड उड़ गया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना लो। ठीक है, ये कुछ गलत लिख दिया यहाँ, ठीक ना, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड बना लो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक, समझ में आई बात? फिर मरकरी ऑक्साइड से ये हीट करेंगे तो मरकरी मिलेगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो बुक में देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है कि सल्फर मोनोऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2 बनेगा। हाँ आ रहे, कोई पेरेंट्स आए क्या? आ रहे, देखो जल्दी देखो, लो मैं देखो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, समझ में आ गया? तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे S छूट गया है, S लिख। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में अगर कोई मेटल है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? ठीक,
So metals in the middle of the activity series like the zinc, iron, lead are found as oxides, sulfides, carbonate. ऑक्साइड्स का तो बहुत आसान है, ऑक्साइड को सीधा रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। बट सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में दिक्कत आने वाली है। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देंगे जिंक सल्फाइड को, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगर कैल्सिनेशन जिंक कार्बोनेट है तो कैल्सिनेट कर देंगे, हीटिंग करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर से मिलेगा जिंक ऑक्साइड। फिर जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस करवा देंगे, तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बन जाएगा जिंक। तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? और जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के कारण ही हमें क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी देखोगे कार्बन से मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाता है। इस सिचुएशन में हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल का यहाँ पे कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पे जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल होंगे उसको तो डिस्प्लेस कर ही देंगे, ठीक है, कर देगा ना। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बट यहाँ पे इस रिएक्शंस में उतना ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे साथ में हीटिंग भी करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस में भी हीटिंग करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैग्नीज ऑक्साइड है और मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज आपको लेना है तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हमारा मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीज और यहाँ पे मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत सारा हीट क्या होता है, रिलीज होता है, और इस हीट के कारण मैग्नीज हमें किस स्टेट में मिलेगा, तो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में मिलेगा। इस कारण से इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम इज हाईली इंडो एक्सोथर्मिक एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन स्टेट। सच रिएक्शन आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब अगर आयरन ऑक्साइड है आपके पास, आयरन ऑक्साइड को भी एल्युमिनियम से क्या करो, रिड्यूस करो, तो यहाँ पे आयरन मिलेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। बट आयरन किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में, ड्यू टू दिस हीट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं रेल ट्रैक के वेल्डिंग में। रेल ट्रैक अगर ब्रेक कर जाता है या कोई मशीन है आयरन की बनी हुई है और वहां उसका कोई पार्ट क्या हो गया, ब्रेक कर गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसी थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं और वेल्डिंग करते हैं। इस तरीके के वेल्डिंग को हम लोग थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये रेल ट्रैक है और रेल ट्रैक बीच से टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शंस करवा देंगे एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और आयरन मिलेगा। बट आयरन किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में। देख रहे हो कितना सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के कारण। इस हीट के कारण क्या होगा कि हमारा जो आयरन है वो मोल्टेन स्टेट में होगा और ये क्रैक्स के गैप में चला जाएगा, पिघला हुआ रहेगा तो क्रैक में चला जाएगा। अब धीरे धीरे वो जब कूल होगा तो ठोस हो जाएगा और जो रेल ट्रैक टूटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो थर्माइट रिएक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं किसी भी आयरन की कोई भी मशीन है या आयरन का रेल ट्रैक है, अगर वो टूटता है तो उसके वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? थर्माइट रिएक्शन पूछा भी गया है एक दो बार, ठीक है, तो कर लेना। अभी जैसे ही सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ना साथ में, तो क्या होगा, सारे बच्चे खरीद लेना ये सैंपल पेपर। अभी मंगवाऊंगा तो सारे बच्चे ले लेना, 200-250 रुपये का होगा, कितने का होगा पता कर लेंगे पब्लिकेशन से। इसके बाद आप लोग उसको ले लेना, सबके पास कॉमन रहेगा ना, तो मेरे को प्रैक्टिस करवाने में क्या होगी, आसानी होगी। अलग अलग रहेगा तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा, तुमको खुद ही इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक सैंपल पेपर ले लो, उसमें सैंपल पेपर भी है, साथ में क्या है 2014 से लेकर 2024 तक, पिछले साल तक का क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर पढ़ाया, उसी चैप्टर के उतने क्वेश्चन कर लिए 2014 से लेकर 24 तक का, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। पढ़ लो
9th वाले बच्चे। अब अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी। तो टॉप ऑफ एक्टिविटी में आ जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनके ओर को अलग, अगर इनके ओर से इनको अलग सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया है कि आपको उस ओर को पहले मेल्ट करना पड़ेगा और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपका क्या होगा, तो मेटल क्या होगा, कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और जब मेटल को आप कैथोड को बाहर निकालोगे उसके साथ प्योर मेटल मिल जाएगा। इसको आपको प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो हमारे मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल है या लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। अब कॉपर को आपने एक्सट्रैक्ट किया, अब कॉपर का एक्सट्रैक्शन जब आप करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ कॉपर उसमें इम्प्योर भी होगा। ठीक है, तो उस इम्प्योर कॉपर का रिफाइनिंग करना पड़ जाता है। एक बार एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, फिर रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग कैसे करते हैं, तो इम्प्योर मेटल की हम लोग एनोड बनाते हैं। कौन सा रिफाइनिंग है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कैसे की जाती है जरा डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट पे आएंगे। तो इस तरीके का हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सेटअप बनाना पड़ता है। जो इम्प्योर मेटल होगा उसका एनोड बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कॉपर का एग्जांपल ले रहे हैं और कॉपर हमारा इम्प्योर कॉपर है। अब इम्प्योर कॉपर का हम लोग क्या ले लेंगे, एनोड बना लेंगे। ठीक है, एक रॉड रॉड बना लिया इम्प्योर कॉपर का और इसको एनोड बनाना है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इम्प्योर कॉपर के रॉड को कनेक्ट करना है। अब चूंकि कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो कॉपर का पतला सा यहाँ पे एक क्या कर लेना है कि एक रॉड लगा देंगे, पतली एकदम पतली थीन। ठीक है, वायर की जैसी रॉड लगा दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब बैटरी के अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल से कर दोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तो जो इम्प्योर कॉपर है उसको हमें एनोड ही बनाना है। एनोड कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है बैटरी पे, वो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है, या सेल के किस टर्मिनल से। इसी सेल को रिवर्स कर दें तो ये हमारा कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा। बट इम्प्योर मेटल का हमें क्या बनाना है, एनोड बनाना है। यानी कि बैटरी को ऐसे कनेक्ट करना है या सेल को ऐसे कनेक्ट करना है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इम्प्योर कॉपर के रॉड से कनेक्ट, और एक प्योर कॉपर की रॉड भी हमने उधर लगाई है, बट वो क्या है, थीन है, पतली सी है। अब जैसे ही और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चूंकि यहाँ पे कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लेंगे। यही एग्जाम्पल पूछा भी जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा मेटल है तो उसी मेटल का एक्स मेटल का सल्फेट लेंगे। ठीक है, समझ में आया, या एक्स मेटल का एनोड लेंगे और एक्स मेटल का सल्फेट ले लेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, इस की को क्लोज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के कारण इस एनोड से कॉपर क्या होगा, कॉपर का आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, जितना आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएगा उतना ही आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। जैसे ही आयन कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होगा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद ये क्या होने बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तो प्योर कॉपर धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। अब पतला सा जो वायर हमारा कॉपर का है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और सारा का सारा एनोड धीरे धीरे कोरोड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा और एनोड मड यहाँ पे इम्प्योरिटी यहाँ पे सेटल हो जाएगी। हाँ, अब ये कैथोड को बाहर निकालेंगे तो प्योर कॉपर मिल गया। तो इस तरीके से कॉपर की आप रिफाइनिंग कर सकते हैं। एक बार लिटरेचर में चलते हैं और समझने का ट्राई करते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो कह रहा है यहाँ पे कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सो दैट्स व्हाई हियर आई एम टेकिंग द एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर। इस कारण से मैं इम्प्योर कॉपर का एनोड ले रहा हूँ। ठीक है, कैथोड किसका लेना है, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। प्योर कॉपर ही होना चाहिए कैथोड में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में सिंस वी आर रिफाइनिंग द कॉपर दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बट दैट शुड बी एसिडिफाइड। ये कैसा होना चाहिए, तो एसिडिफाइड होना चाहिए। अब क्या करना है, हमें इन सारा पूरा सेटअप बनाना है जैसा कि हमने दिखाया।
and after the setting the setup, now passing the electric current through the electrolyte, the impure metal from the anode dissolve into the electrolyte, and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is collected एनोड मड, और ये एनोड मड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब इस चैप्टर का 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब है कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और कोरोजन प्रोसेस में हमारा मेटल क्या हो जाता है? कोरोड कर जाता है या डिके कर जाता है, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है ना, हमारा जो अलग अलग मेटल अलग अलग केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में क्या होता है? कोरोड होता है, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है। द सरफेस ऑफ द सब मेटल such as iron is corroded when they are exposed to moist air for the long time। यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है? आयरन का लिया है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोजन का मतलब आयरन का डिके होना नहीं है, किसी भी मेटल का डिके होना is called corrosion। So corrosion is a slow deterioration of the metal surface in the presence of other chemical substance। ठीक है, so here I am taking so many examples other। so first example of silver। सिल्वर क्या होता है? ब्लैक पड़ जाता है टाइम के साथ साथ। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या कर देता है? एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या हो जाता है? हमारा सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है। कॉपर के जो भी बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं या बोतल होते हैं, उस पे आप ग्रीन पैचेस देखेंगे, बट ग्रीन पैचेस कब देखते हैं? बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है और क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अगर किसी भी बच्चे के घर में कॉपर की बोतल यूज होती होगी तो आप देखोगे कॉपर के बोतल के ऊपर में आपका क्या होगा? ग्रीन पैचेज आ जाते हैं टाइम के साथ। तो कॉपर इस तरीके से कोरोड होता है। आयरन का कोरोजन का एग्जाम्पल तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो कि आयरन को अगर मॉइस्ट एयर में आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस उस पर डिपोजिट हो जाता है, और उसको जिसको रस्ट कहते हैं। तो अलग अलग मेटल अलग अलग वे से क्या होगा? रस्ट होता है। समझ में आई बात? अब है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें, ठीक है ना, बहुत सारा लॉस होता है, तो इसको हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं। प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स हैं, आप लोगों को याद रखना है। पहला मेथड है अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल और ग्रीस को अप्लाई करके आप इसको मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। आप देखा होगा कि हार्डवेयर के शॉप में जब जाओगे कुछ चीज़ें खरीदने लग जाते हो तो कभी कभी वो आयरन में वो डिप होता है, यानी कि मेटल जो होता है वो ऑयल और ग्रीस में डिप होता है, वो साफ करके आपको देते हैं, क्योंकि उनके दुकान में परा परा वो क्या हो जाएगा? रस्ट हो जाएगा, या कह सकते कोरोड हो जाएगा, तो उनको तो नुकसान होगा। आप कोरोडेड मेटल तो लोगे नहीं। तो इसीलिए अगर कोई भी आयरन का कोई भी आर्टिकल्स है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज में आप करोगे तो उसको वो कभी कभी डिप करके रखते हैं। या अप्लाइंग द पेंट, ठीक है, आयरन का कोई भी आर्टिकल है, पेंट लगा दो ऊपर से, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग में नहीं होगा। गैल्वेनाइजेशन भी कर देते हैं, कोटिंग विद द जिंक, जिंक का एक लेयर चढ़ा दो, बाई टिनिंग, टिन का एक लेयर चढ़ा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेस रिएक्टिव मेटल की एक लेयर चढ़ा दो मोर रिएक्टिव मेटल पे, ठीक है। बाई एलॉइंग, एलॉय बना के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉइंग एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आ रखा है, तो एलॉइंग को सेपरेटली हमने लिया है। एलॉइंग क्या है? So alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। So आप लोग alloy कैसे बनाते हैं? तो दो मेटल को मिक्स करके या दो मेटल में एक नॉन मेटल भी मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरीके से alloy बनाते हैं। alloy कैसा मिक्सचर है? तो एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आयरन कभी भी हम लोग प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, आयरन में हम लोग थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, जिससे आयरन हमारा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। आयरन का ही हम लोग स्टील बनाते हैं, आयरन के अंदर में निकल एंड क्रोमियम हम लोग मिला देते हैं, और इस कारण से आयरन हमारा कोरोड नहीं होता है। ब्रास हमारा यूज किया जाता है, ब्रास के स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें कॉपर और जिंक को हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। ब्रोंज
आप मेडल वगैरह ब्रोंज मेडल दिया जाता है। कॉपर को टीन के साथ मिक्स कर देता है, क्योंकि प्योर कॉपर आपको देगा तो प्योर कॉपर धीरे धीरे कोरोड हो सकता है, तो उसको टीन के साथ हम मिक्स कर देंगे तो ब्रोंज बन जाएगा। सोल्डर लेड और टीन का मिक्सचर है। और अमलगम क्या है, अगर मरकरी में कोई भी एक मेटल मिक्स करें तो इससे जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसको अमलगम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर खत्म हो गया है। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें